कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। बहुत साल पहले की बात है। माधवपुर गांव में कमलाबाई नाम की एक बुढ़िया रहती थी। कमलाबाई विधवा थी और उसके पति के मृत्यु के पश्चात उनकी सारी संपत्ति अब कमलाबाई को मिली थी। कमलाबाई अकेली थी और अपने कंजूस स्वभाव के कारण गांव का कोई भी सदस्य उनसे खास बातचीत नहीं करता, बल्कि सब लोग उनकी उपेक्षा करते। लेकिन कमलाबाई को इससे कोई लेना देना नहीं था। कमलाबाई ने उनके पास जो भी धन और सोने के जवाहरात थे वो सारे मिट्टी के घड़े में भरकर अपने हवेली के जमीन के अंदर गड्ढा खोद के छुपा के रखे थे। फिर उस घड़ों को बुझा के उस पर चटाई डाल के वो सोती थी। एक दिन एक साधु उस गांव में आया। कमलाबाई के बारे में वो बिल्कुल अनजान था, इसलिए उसके हवेली के आंगन में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गया। साधु को देखकर कमलाबाई को गुस्सा आया। उसे लगा वो साधु उसे लूटने आया है। बिना सोचे समझे उसने एक डंडा लिया और उस बेचारे साधु के सिर पर मारा। अचानक हुए हमले से डरकर साधु वहां से भाग गया। उसने गांव में कमलाबाई के बारे में पूछताछ की। बाप रे, आप उस औरत के आंगन में बैठे थे, बाल बाल बच गए आप। बड़ी कंजूस औरत है, किसी की मदद नहीं करती। हाँ और नहीं तो क्या, बहुत पैसा है बुढ़िया के पास, लेकिन किसी को नहीं देती। कमलाबाई के बारे में क्या कहना, आज तक एक फूटी कौड़ी भी दान में नहीं दी है बुढ़िया ने। कमलाबाई के बारे में एक जैसी बातें सुनकर साधु को बुरा लगा। बेचारी अकेली औरत, मुझे उसे बदलना चाहिए, फिर शायद गांव वालों को वो अच्छी लगने लगे। उस दिन आधी रात को जब सारा गांव सो रहा था, कमलाबाई के घर के आंगन में एक अजीब घटना घटी। कोई मुखौटा धारण किया आदमी सिर पर 9 घड़े रखकर नाच रहा था। पायल के घुंघरूओं की आवाज सुनकर कमलाबाई की नींद टूटी। उसने बाहर झांककर देखा तो बुर्खाधारी भूत को नाचते देखकर वो बहुत डर गई। उस भूत के सिर पर 9 घड़े थे और सबसे ऊपरी घड़े में आग जल रही थी। कुछ देर नाचने के बाद भूत ने ऊपर का जलता हुआ घड़ा नीचे फेंक दिया और बचे हुए 8 घड़ों के साथ गायब हो गया। हिम्मत जुटाकर कमलाबाई बाहर आई, लेकिन फूटे हुए घड़े के अलावा वहाँ कुछ नहीं था। कमलाबाई मदद के लिए पुकारने लगी। अरे कोई है, भूत भूत आया है मेरे घर में, कोई है, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में कोई भी कमलाबाई को पसंद नहीं करता था, इसलिए कोई भी उनकी आवाज सुन के मदद के लिए नहीं आया। दूसरे दिन सुबह उसने घर घर जाके भूत के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अरे भाई, कल रात को मेरे आंगन में एक भूत नाच रहा था, मेरी मदद करो। सुनो बेटी, मुझे डर लग रहा है, कल रात मेरे घर एक भूत आया था। आधी रात होते ही फिर से घुंघरूओं की आवाज आने लगी। कमलाबाई हाथ में डंडा लिए बैठी थी। जब उसने खिड़की से झांका तो देखा कि भूत के सिर पर 8 घड़े थे और सबसे ऊपरी घड़े में आग जल रही थी। कुछ देर नाचने के बाद भूतनी ने 8वां आग वाला घड़ा फेंक दिया और बचे हुए 7 घड़ों के साथ वो गायब हो गई। इस प्रकार भूतनी रोज रात आती और आग वाला ऊपर का एक एक घड़ा फोड़कर गायब होती। ये सब देखकर कमलाबाई बहुत डर गई और उससे छुटकारा पाने के लिए जादूगर भैरव के पास चली गई। हर रात एक भूत आकर मेरे घर के आंगन में नाच रहा है, कृपया मुझे बचाइए। तेरी जैसी कंजूस औरत के साथ यही होगा। मैं नहीं तुम्हारी मदद करने वाला, किसी और के पास जाओ। भैया मेरी मदद करो, वरना वो भूत मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी जैसी मक्खी चूस औरत के साथ यही होगा। मैं नहीं करूंगा तुम्हारी मदद, जाओ यहाँ से। डरी हुई कमलाबाई चलते चलते गांव के चौराहे पर आई। तभी उसका ध्यान नुक्कड़ के एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाए साधु पर गया। ये वही साधु था जिसे उसने डंडे से मारा था। कमलाबाई उसके पास गई। मुझे माफ कीजिए साधु महाराज, मैंने आपको उस दिन चोर समझ के मारा, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, अब तुम क्या चाहती हो? एक भूतनी सर पे घड़े रख के रोज मेरे घर के आंगन में नाचती है। वो हर रोज एक घड़ा फोड़ के गायब हो जाती है। अब उसके सर पे 5 घड़े बचे हैं। मुझे उसका अर्थ नहीं समझ रहा है, इसलिए मैं परेशान हूँ। कृपया मुझे उस भूत से बचाइए। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा। ऐसा मत कहिए महाराज, मुझे इतनी जल्दी स्वर्गलोक नहीं जाना। स्वर्गलोक? तुमने तो एक भी अच्छा काम नहीं किया है, तुम्हें तो नरक में भी शायद जगह नहीं मिलेगी। साधु की बात सुन के कमलाबाई रोने लगती है। साधु को उसकी दया आती है। तुम्हारे आखिरी दिन आ गए हैं। भूत लोक का सरदार उन्हें छोड़ के कहीं चला गया है।
और इसीलिए सारे भूत बेसहारा हो गए हैं। लेकिन भूत लोग छोड़ने से पहले सरदार ने उनके लिए एक संदेश छोड़ा है। कौन सा संदेश महाराज? और मेरा इससे क्या लेना देना? लेना देना है। उस सरदार ने भूत लोग छोड़ने से पहले उन्हें कहा है कि तुम उनकी सरदार बनने के लायक व्यक्ति हो, इसीलिए भूत तुम्हें उनके साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उनके बचे हुए 5 घड़े टूट जाएंगे तुम मर जाओगी। हे भगवान, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, कृपया मुझे बचाइए। आप चाहे तो मेरी सारी संपत्ति ले लीजिए, लेकिन मेरी जान बचाइए। ठीक है, आज से तुम गोर गरीबों की सहायता करो, सुबह शाम भगवान की पूजा करो, बाकी मैं देख लेता हूँ। उस दिन से कमलाबाई ने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू किया। किसी को भोजन, किसी को कपड़े, तो किसी को पैसे। लेकिन सब लोग कमलाबाई से दूर भागते, कोई भी उसकी मदद स्वीकार नहीं करता। कुत्ते, बिल्ली, कौवे, ये सब भी उसने दिए खाने को मुंह नहीं लगाते। कमलाबाई निराश हो गई। उस रात कमलाबाई के घर के सामने एक और घड़ा फूटा। अगली सुबह रोती हुई वो सीधे साधु के पास पहुंची। महाराज, मैं क्या करूं? कोई भी मेरी मदद स्वीकार नहीं कर रहा, प्राणी पक्षी भी। हाँ, मुझे पता है ऐसा ही होगा। तुमने जिंदगी भर जीवित लोगों की घृणा की, सिर्फ पैसों की पूजा की। ये बात पशु पक्षी भी जानते हैं। अब तुम्हारा पैसा मंदिर, पाठशाला इत्यादि बनाने के लिए दान करो, गांव में कुआं खुदवाओ। ऐसे धर्म के कार्य करने से तुम पुण्य भी कमाओगी और अच्छा नाम भी कमाओगी। महाराज, कृपया आप ही ये कार्य करें, क्योंकि कोई भी मेरी दी हुई मदद स्वीकार नहीं कर रहा। कमलाबाई ने अपना सारा जमा धन साधु को लाके दिया। साधु ने उस पैसों से कई सारे समाज उपयोगी कार्य किए। बस उसी दिन से कमलाबाई के घर भूतों का आना बंद हो गया। मुन्ना, किरण, श्रेयस और तुषार बचपन के जिगरी दोस्त थे। चारों के पिता बड़े बिजनेसमैन थे। पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन इनमें से किसी को पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं था। खाना, सोना, इधर उधर भटकना, इसी में सारा दिन बिताया करते थे। आज की मूवी तो सुपर कूल थी यार। क्या स्टंट किए हैं ऋतिक ने, वाओ। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ पापा को पटा के एक फिल्म प्रोड्यूस कर दूं। पहले एक्टिंग तो सीख ले बेटा, फिर हीरो बनना। एक्टिंग की क्या जरूरत है, डांस तो ऋतिक से भी अच्छा करता हूँ ना। अरे वो सब छोड़ो, कल के एग्जाम का क्या करना है? मैंने तो पिछले 10 दिन से किताब भी नहीं खोली। ओह शिट यार, कल के एग्जाम का तो मैं भूल ही गया। अचानक चारों को कल के प्रीलिम एग्जाम के बारे में याद आता है और चारों टेंस्ड हो जाते हैं। ओह गॉड, टीचर ने मेरे पापा से कंप्लेंट की तो मेरी फिल्म घर पे ही बन जाएगी। हाँ यार, मेरे पापा तो मेरा पॉकेट मनी, बाइक सब बंद कर देंगे। चिल डूड, क्यों इतना पैनिक हो रहा है? ये किरण है, तब तक तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वो सभी परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, इसीलिए वो परीक्षा से बचने के नए तरीके ढूंढने लगे। यस, एक आइडिया है, चलो मेरे साथ फटाफट। चारों दोस्त एक मैदान में आ जाते हैं जहाँ काफी कीचड़ है। अब हमें यहाँ क्यों लाए हो किरण? प्लीज यार, मेरा क्रिकेट खेलने का बिल्कुल मूड नहीं है। हाँ, ऑलरेडी मेरी फट गई है। हर जगह पापा ही दिखाई दे रहे हैं। ओम शांति ओम। सब अपने अपने कपड़ों पर ये कीचड़ लगाओ। हैं? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे लगाओ तो। किरण के कहने पर उन चारों दोस्तों ने बिना सोचे समझे अपने कपड़ों पर कीचड़ लगा लिया। इस प्रकार गंदे हालत और पसीने से लथपथ चारों दोस्त अपने टीचर के घर पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या हालत बन गई है तुम्हारी बच्चों, सब ठीक तो है? सर, हम सब मेरे गांव मेरी बीमार दादी को देखने गए थे और वहां से लौटते समय हमारी कार कीचड़ में फंस गई, टायर भी फट गया और गाड़ी को धक्का लगाते लगाते हम अभी शहर पहुंचे हैं। हो, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुम घर जाने की बजाय यहाँ क्यों आए हो फिर? सर, हम सबकी कल की टेस्ट की तैयारी पूरी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, तुम सब 3 दिन बाद टेस्ट देना, ठीक है? यस सर, हम सब पूरी तैयारी करके एग्जाम देंगे। थैंक यू सर। 3 दिन बाद सब बच्चे पढ़ाई करके एग्जाम के लिए क्लास में पहुंचते हैं। सर, हम एग्जाम के लिए रेडी है। वेरी गुड, लेकिन तुम सबको अलग अलग क्लासरूम में बैठना होगा। टीचर हर एक बच्चे को अलग अलग क्लासरूम में बिठा देते हैं। सब बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन पेपर सॉल्व करने लगते हैं। पेपर में सिर्फ 2 सवाल है। पहला,
योर फुल नेम। और दूसरा सवाल है, कार का कौन सा टायर फट गया था? ए आगे का राइट, आगे का लेफ्ट। अब क्या लिखे? पीछे का राइट, पीछे का लेफ्ट। हम तो फंस गए। दूसरा सवाल देख के सभी बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है। कैसा था पेपर बच्चों? सर, हमें माफ कीजिए। हाँ सर, फिर कभी हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे। ठीक है, अपनी गलती की जिम्मेदारी लोगे तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, नहीं तो जिंदगी तुम्हें सबक सिखा देगी। एक गांव में मुंगेरी लाल अपने बेटे संजय के साथ रहता था। मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, लेकिन उसने अपने इकलौते बेटे संजय को अच्छी तालीम दी थी। बेटा, तुम पढ़ो लिखो, बहुत बड़े आदमी बनो, यही मेरी इच्छा है। गांव में मुंगेरी लाल की आम की छोटी बाग थी और उसी पे उसका उदर निर्वाह चलता था। बेटा, आज हमारे साथ बाग में चलो, आज बहुत काम है। क्या बाबा, मैंने कहा ना मुझे नहीं अच्छा लगता बाग में काम करना, इसीलिए आपने मुझे इतना पढ़ाया है क्या? लेकिन बेटा, ये तो हमारी अपनी बाग है, तो फिर काम करने में क्यों झिझकते हो? बाबा प्लीज अब लेक्चर मत देना। मेरे दोस्त नुक्कड़ पे वेट कर रहे हैं और वैसे भी मुझे बड़ा बिजनेस करना है, ऐसे फालतू काम मुझे नहीं करने। मुंगेरी लाल को लगता था कि संजय को इसी आम के घरेलू व्यवसाय को बड़ा करना चाहिए, लेकिन संजय सिवाय बड़े बड़े सपने देखने के कुछ काम नहीं करता था। दिन भर गांव में दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना, नुक्कड़ पे अड्डा जमा के वक्त बर्बाद करना, बड़े बड़े डिंगे हाँकना, यही उसका रूटीन बन गया था। आ गए रामगढ़ के बिजनेस टाइकून। टाटा बिरला के बाद हमारे संजय जी का ही नाम लिया जाएगा भाई। हाँ, वो तो है भाई लोग, इसीलिए बड़े बड़े सपने देखता हूँ यार, वो भी डे एंड नाइट। देखना तुम, एक दिन इसी गांव में आसमान छूती बड़ी हवेली होगी मेरी। संजय के गैर जिम्मेदार बर्ताव के कारण मुंगेरी लाल परेशान थे। 1000 बार समझाने के बाद भी संजय पर कोई असर नहीं हुआ था। काश आज संजय की माँ जिंदा होती, पता नहीं कब अपनी जिम्मेदारी समझेगा यह लड़का। इतने में मुंगेरी लाल के चचेरे भाई हरिमल घर आते हैं। उन्हें देखकर मुंगेरी लाल बेहद खुश होते हैं। कैसे हो छोटे, कितने साल बाद मिल रहा हूँ, चेहरा क्यों उतरा है तुम्हारा? कुछ नहीं भैया, ऐसे ही थोड़ी संजय की चिंता हो रही थी। मुंगेरी लाल से हरिलाल को संजय के गैर जिम्मेदार बर्ताव के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि संजय को आम रस बहुत ही ज्यादा पसंद है। बस हरिलाल के दिमाग में संजय को सबक सिखाने की एक कल्पना आती है। संजय बेटा, आज दोपहर को जल्दी घर आना। क्यों चाचा जी, मुझे दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। अरे सुनो तो, आज दोपहर के भोजन में मैं तुम्हारे लिए खास आमरस पूरी बनाने वाला हूँ। सच में चाचा जी? फिर तो मैं जल्द ही घर आऊंगा। ऐसा कहकर संजय रोज की तरह नुक्कड़ पर चला जाता है। दिन भर बाहर टाइम पास करके संजय खुशी खुशी घर आता है। खाने का समय हो गया, लेकिन खाना तैयार नहीं है, सारे बर्तन खाली है। संजय सोच में पड़ गया। कहाँ गए ये लोग? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। भैया वो देखो, संजय आ रहा है, अब क्या करे? तुम बस देखते जाओ छोटे। अरे ये तो यहाँ पर गप्पे लड़ा रहे हैं। बाबा, चाचा जी, भूख के मारे मेरी जान जा रही है और आप यहाँ गप्पे मार रहे हो। कहाँ है आमरस? मंगेरी लाल ने हरिलाल की तरफ इशारा किया और हरिलाल ने पेड़ के नीचे रखे उस पतेले की ओर। ये क्या चाचा जी, पतेली आम के पेड़ के नीचे क्यों रखी है? अरे बेटा, आमरस पेड़ से टपकने की राह देख रहे हैं 4 घंटे से। ये कैसा मजाक है चाचा जी, भूख से यहाँ जान चली जाएगी मेरी। ऐसे तो इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में भी आमरस नहीं मिलेगा। अब की ना पते की बात तुमने बेटा, यही बात तो मुंगेरी तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं कुछ समझा नहीं चाचा जी। बेटा, सिर्फ बड़े सपने देखने से सपने पूरे नहीं होंगे जब तक तुम खुद कोशिश और मेहनत ना करो। संजय को अपनी गलती समझ आ जाती है। वो अपने पिताजी से माफी मांगता है और अगले ही दिन से काम की तलाश करने का वादा करता है। यह आलीशान घर है सक्सेना विला।
और इसके मालिक हैं मिस्टर सक्सेना। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मनोहर। कैसा था आपका सफर? हो गुड, बहुत अच्छा था। और तुम बताओ कैसे चल रहा है यहाँ सब कुछ? सब बढ़िया है सर। और तुम्हारी फैमिली, बेटी की शादी सब कैसे थी? आपकी कृपा से सब अच्छा था। गुड गुड। अच्छा, मैं यहाँ और 2 दिन हूँ, फिर मैं वापस लंदन चला जाऊंगा। जी सर, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। अच्छा मनोहर, कार में विदेश से लाई एक कीमती मूर्ति और पेंटिंग है, उसे अंदर लेके आओ। जी सर। मिस्टर सक्सेना यहाँ अपने बंगले में 1-2 दिन आराम से रहते थे और फिर वापस लंदन लौट जाया करते थे। बाय मनोहर, घर का अच्छे से ख्याल रखना। जी सर। और यहाँ मनोहर इस बंगले का अच्छा फायदा उठाया करता था। तुम लोगों को इस बंगले में पार्टी करनी है तो एक रात के 10,000 रुपए होंगे। अरे अंकल, 10,000 बहुत ज्यादा है, कुछ तो कम कीजिए। लास्ट 9,000, उससे कम नहीं। चलो ठीक है। ये मनोहर की ऊपर की कमाई थी। उन लड़कों ने वहाँ रात भर पार्टी की, नाचे, स्विमिंग पूल के मजे लिए और यहाँ मनोहर पैसे गिनकर खुश रहा। और हमेशा की तरह मनोहर ने अगले दिन खुद सारे बंगले की साफ सफाई की। हर महीने मनोहर ये बंगला 3-4 बार भाड़े पे दे ही देता था, वो भी मिस्टर सक्सेना को बिना बताए। एक दिन की बात है, मिस्टर शर्मा नाम के एक गृहस्थ मनोहर के पास आए। वॉचमैन जी, आप ये बंगला भाड़े पे देते हैं? जी हाँ सर। मेरी बेटी की शादी है, मुझे ये बंगला 3 दिन के लिए भाड़े पे चाहिए, मेरे मेहमानों को रहने के लिए। 1 दिन का कितना भाड़ा है? 3 दिन का सुनकर मनोहर खुश हो गया। वैसे तो 1 दिन के 10,000 है, लेकिन क्योंकि आप एक साथ 3 दिन रहेंगे तो कुल मिलाकर 25,000। ठीक है, अब इतने आलीशान बंगले का इतना तो देना ही पड़ेगा। ये लीजिए 15,000 एडवांस, और बाकी के जब लोग रहने आएंगे तब दे दूंगा। ठीक है सर। मनोहर की तो चांदी ही हो गई थी। कुछ दिन बाद मिस्टर शर्मा वापस लौटे और उन्होंने मनोहर को बचे हुए 10,000 भी दे दिए। मिस्टर शर्मा के साथ उनके कुछ रिलेटिव्स भी थे। वॉचमैन जी, आप मेरे गेस्ट को बंगला दिखा दीजिए। जी सर। मनोहर ने गेस्ट को बंगला दिखाया और उन्हें वहाँ की कीमती चीजों का ध्यान रखने कहा। वो गेस्ट उस बंगले में 3 दिन रहे। उस बंगले में रोज रात कोई ना कोई फंक्शन हुआ करता था। 3 दिन बाद एक एक करके सारे गेस्ट चले गए। मनोहर खुश था क्योंकि उसे ढेर सारे पैसे मिल गए थे। हमेशा की तरह मनोहर बंगले की साफ सफाई करने लगा। अरे ये क्या, यहाँ की वो महंगी पेंटिंग कहाँ गई? और वो सोने की मूर्ति, सबका सब गायब। साहब, ये सब फॉरेन से लाए थे। अब मैं क्या करूं? पुलिस कंप्लेंट करूंगा तो साहब को सब पता चल जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया? मनोहर अपनी ही लालच में फंस गया और अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था।